Welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy and हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग इजीली इसको समझ लोगे। बट थोड़ा ये टेक्निकल चैप्टर होने वाला है, इसमें आपको थोड़ा पोर्शन ज्यादा लर्न करना पड़ेगा। आपको ऐसे कुछ फिगर्स लर्न करने पड़ेंगे, ऐसे कुछ एजेस के हिसाब से आपको कुछ उनकी लिमिट्स को लर्न करना पड़ेगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड कुछ आपके जो डिफिकल्ट नेम्स होते हैं, जो बायोलॉजी आपने 10th में छोड़ी थी उससे रिलेटेड कुछ नेम्स है जो आपको क्या करना पड़ेंगे, इस चैप्टर में लर्न करना पड़ेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इजीली लर्न करने की कोशिश करेंगे। एंड इसके मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकूं, इसके जो हैंड रिटन नोट्स है मैं वो आपको प्रोवाइड कर सकूं, जिसकी मदद से आप क्या कर सको, अच्छे से लर्न कर सको, है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिना किसी देरी के हम करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो जो हमारा ये चैप्टर है इससे आना है कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स का ये वेटेज है इस चैप्टर का, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, हमें इसमें पढ़ना है कि जो मोटर डेवलपमेंट है उसका मतलब क्या होता है, एंड हमारे जो मोटर डेवलपमेंट होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी गाइडलाइंस है और अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में आपके जो एग्जाम है उसमें जो आपका सिलेबस है उसमें आपको WHO ने ऐसी कौन कौन सी गाइडलाइंस दी है एज ग्रुप के हिसाब से, हमें उनके बारे में भी डिस्कस करना है जो इस साल आपके सिलेबस में आया है, ठीक है। तो हमें उसके बारे में भी पढ़ना है। फिर उसके बाद कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, नॉक नीज, फ्लैट फुट, अगर आपको याद हो कि जब कोई भी वो होती है ना, सिलेक्शन वगैरह होते हैं तो आपके जो वो टांग रहते हैं घुटनों के बीच में वो स्केल लगा के देखा जाता है कि सही है नहीं। हमें ये सब चीज के बारे में पढ़ना है कि कैसे शोल्डर्स होनी चाहिए, ठीक है, कैसे आपकी नीज होनी चाहिए, कैसे आपके लेग्स होने चाहिए, इन सब के बारे में हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है। ये भी आपके सिलेबस में है। फिर क्या है, स्पोर्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, में वुमेन्स के बारे में पढ़ना है कि जो हमारे चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स है उनमें किन किन चीजों के हिसाब से चेंजेस आते हैं, कैसे वो डेवलपमेंट होता है उनके बीच में। फिर हम बात करें तो हमें कुछ स्पेशल कंसिडरेशन वगैरह के बारे में पढ़ना है। फीमेल एथलीट ट्राइड के बारे में पढ़ना है जो बहुत ही छोटा होने वाला है। लेकिन अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, एक तो ये वाला कंटेंट है और ये वाला, तो ये दो पॉइंट को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना भी है एंड इसके साथ साथ लर्न करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना है हमारा मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। अच्छा, अगर आपने बचपन में अभी कभी भी सुना हो कि ये मोटर डेवलपमेंट नहीं, मोटर स्किल्स क्या होती है, मोटर का मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपको मोटर का मतलब समझना बहुत जरूरी है कि मोटर का मतलब होता क्या है। तो मोटर का मतलब होता है हमारा मूवमेंट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। क्या होता है, मोटर का मतलब होता है हमारा मूवमेंट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। मतलब हम कोई भी हमारी जो बॉडी है, बॉडी को जो मूवमेंट वगैरह होती है उसको हम बोलते हैं मोटर्स। क्या बोलते हैं, मोटर। मतलब कि कितनी अच्छी तरीके से हम अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से हमारा मूवमेंट है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मोटर मोटर बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट हमारी किससे होती है, डेवलपमेंट होती है हमारी ट्रेनिंग से, प्रैक्टिस से। डेवलप्ड हमारी बॉडी जब होती है जब हम क्या करते हैं, हमारी अच्छे से डेवलप करें हमारी बॉडी को, हम उस पर अगर बॉडी पे काम करेंगे अच्छे से तो हमारी बॉडी भी क्या होगी, डेवलप होगी। अगर हम मेंटल स्किल की बात करें, हम फिजिकल स्किल की बात करें, किसी भी फील्ड में अगर हमें अपने आप को डेवलप करना है तो उस पर हमें क्या करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट हम किसे बोलते हैं, डेवलपमेंट हम बोलते हैं ग्रोथ को और चेंजेस को जो हमारी क्या होते हैं, लाइफ में प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं। मतलब ऐसे जो चेंजेस आते हैं, जो प्रोग्रेस होती है, हमारी ग्रोथ होती है हमारी लाइफ में, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इधर मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मोटर डेवलपमेंट का सिंपली मतलब है कि जो आपकी ह्यूमन बॉडी है, जो आपकी बॉडी है, बॉडी में जिस हिसाब से चेंजेस आते हैं, जो आपकी ह्यूमन बॉडी जिस हिसाब से चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, हमारा मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में इजीली आ गया हो। अगर आप चाहते हो इसको रीड करना तो वीडियो पॉज करके आप क्या कर सकते हो, इसको रीड कर सकते हो। इधर मैं क्या करूंगा, आपको जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि चैप्टर जो आपका है ना पीडीएफ, मतलब ये चैप्टर है पूरा आपका बहुत लेंथी है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं आपको वो पढ़ाता जा रहा हूँ। अगर आपको और डिटेल में अगर इनको पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, इनको पॉज करके वीडियो को रीड कर लो, आराम से लिखा हुआ है जो, ठीक है। अब क्या हमारा डोमेन्स ऑफ वाटर मोटर डेवलपमेंट, हमारे जो मोटर डेवलपमेंट के डोमेन्स है वो कितने हैं, 4 है। फिजिकल डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और हमारा कॉग्निटिव डोमेन। कौन कौन से हैं, फिजिकल डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड हमारा अफेक्टिव डोमेन एंड हमारा कॉग्निटिव डोमेन। ये 4 डोमेन के बारे में आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्या करूं, इनके नोट्स प्रोवाइड कर दूं, जिसकी मदद से जो हमारे शॉर्ट हैंडेड नोट्स प्रोवाइड कर दूं, जिसकी मदद से आप इनको क्या करोगे, इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो 4 नाम है आपको अच्छे से लर्न करना है, इनका मतलब होता क्या है।
तो देखो कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या होता है, इट इज कंसिडर्ड विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मतलब जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है, मतलब इसमें हमारा एक इंटेलेक्चुअल, मतलब जो आपका माइंड की प्रोसेस है, माइंड से आप क्या करो, मेंटल स्टेट में अपने आप को क्या करो, ग्रोथ करो, मेंटली आप क्या हो, डेवलप हो। किसी एक चाइल्ड को मेंटली डेवलप करने को हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्लास 4th boy who is sitting in the classroom. We can examine his cognitive aspects by asking history question for remembering। मतलब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं उसको कि उसकी याददाश्त मजबूत हो, हम उसको मैथ्स पढ़ाते हैं फॉर मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एबिलिटी की कितनी अच्छे से वो चीजों को सॉल्व कर सकता है। हम उसको साइंस पढ़ाते हैं फॉर एप्लीकेशन की किस तरीके से चीजों को एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, तो एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के अंदर हम एक इंटेलेक्चुअल उसके मेंटल स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मोटर डेवलपमेंट हुआ, मोटर डेवलपमेंट से फिजिकल की नहीं, हम मेंटल जो हमारी बॉडी से रिलेटेड जो भी चेंजेस आते हैं हम मोटर डेवलपमेंट में उसकी बात करते हैं। तो एक टाइप आपका, एक डोमेन आपका कौन सा हो गया, कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें हम क्या करते हैं अपने माइंड से रिलेटेड, हम जो चाइल्ड है चाइल्ड के माइंड से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से रिलेटेड हम बात करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डोमेन बोला करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा डोमेन है हमारा अफेक्टिव डोमेन। क्या है, अफेक्टिव डोमेन। अब अफेक्टिव डोमेन का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्राइमरली कंसर्न विद इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड। मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो सोच है, सोच के डिपेंड, सोच के ऊपर उनकी सोच किस हिसाब से चेंज होती है, उनकी थिंकिंग किस हिसाब से चेंज होती है, उस चीज से रिलेटेड डोमेन को हम क्या बोलते हैं, अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड दिस डोमेन बाय आस्किंग क्वेश्चन लाइक हाउ द चाइल्ड फील्स व्हाइल इंटरेक्टिंग विद हर हिज क्लासमेट, टीचर एक्सेट्रा। मतलब अब जो कोई छोटा बच्चा रहेगा तो अगर हम उसको किसी नए नए व्यक्ति से क्या करेंगे, उसकी मीटिंग कराएंगे, मतलब उसकी बातचीत कराएंगे, तो वो क्या होता है, सहमा सहमा सा रहेगा। ठीक है, अच्छे से बात नहीं करेगा बोल के। लेकिन वही अगर बच्चा किसी के साथ 1 घंटा बिता ले तो फिर उसके बाद क्या करेगा, वो बिल्कुल अच्छे से फ्रीली, जैसे घर वालों से वो बात करता है वैसे फ्रीली क्या कर सकेगा, बात कर सकेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। तो अफेक्टिव डोमेन हमारा वो होता है जिसमें हम सोशलिस्ट, जो कोई बच्चा रहता है या फिर अपने जो इमोशन से रिलेटेड कोई भी जो डेवलपमेंट होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रिवाइज करें, जब तक हमने एक कंक्लूजन पे आए, जितना भी हमने पढ़ा है, तो क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने मोटर डेवलपमेंट पढ़ा। मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट का मतलब जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो ग्रोथ होती है ह्यूमन बॉडी में, चेंजेस, ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट जिसमें चेंजेस आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। अब ये जो मोटर डेवलपमेंट होते हैं उसमें हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। कौन सा, कॉग्निटिव डोमेन, हमारा अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड इसके साथ साथ हमारा फिजिकल डोमेन। ठीक है, जिसमें से हमने 2 पढ़ लिए, कौन कौन सा, कॉग्निटिव डोमेन एंड इसके साथ साथ हमारा अफेक्टिव डोमेन। अब कॉग्निटिव डोमेन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कॉग्निटिव डोमेन का कि जो हमारी मेंटल एबिलिटी और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है हमारा, मेंटली डेवलपमेंट होता है, उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन में इंक्लूड करते हैं। फिर हम अफेक्टिव डोमेन की अगर बात करें तो अफेक्टिव डोमेन में हम क्या इंक्लूड करते हैं, इफेक्टिव डोमेन में आपकी वो चीजें आती है जो किससे, सोशल एस्पेक्ट और मेंटल एस्पेक्ट से, जो इंसान, जो बच्चा रहता है, कोई हम बच्चे की बात करें, किसी ह्यूमन की बात करें, इमोशन से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट्स होंगे, हम उसको किस में डालते हैं, अफेक्टिव डोमेन में आता है। ठीक है, फिर एक जो हमारा अगला डोमेन होता है वो क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर, साइको का मतलब हमारी सोच, साइकोमोटर का मतलब क्या होता है, इट इज कंसर्न्ड विद बॉडी मूवमेंट एंड फैक्टर दैट अफेक्ट मूवमेंट्स। क्या, it's considered with body movement and factors that affect movements. We can examine the child's psychomotor domain by examining her and his or her writing movement of running, throwing, catching, jumping etc. मतलब इधर क्या हमारा साइकोमोटर का मतलब इधर ये है, देखो जैसे मैंने आपको बताया मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इधर मोटर इधर लिखा हुआ है, तो आप लर्न कर सकते हो कि इसमें साइकोमोटर, इसका मतलब आपकी मूवमेंट से रिलेटेड कि कितनी अच्छी आपके अंदर एबिलिटी है कि चीजों को आप फेंक सकते हो, कितनी अच्छी आपके अंदर एबिलिटी है कि कितनी स्पीड में आप लिख सकते हो, कितनी अच्छी आपके अंदर एबिलिटी है कि आप चीजों को कैच कर सकते हो, आप कितने अच्छे तरीके से कूद सकते हो। ठीक है, ये सारी एबिलिटीज को चेक करने को ही हम क्या बोलते हैं, हमारा साइकोमोटर डोमेन बोलते हैं। और ये जो हमारी एबिलिटीज है, फिजिकल एबिलिटीज, जिसमें हम क्या करते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं कि आप कितना अच्छा लिख सकते हो, कितनी फास्ट लिख सकते हो, ठीक है, कितने अच्छा कूद सकते हो, कितना अच्छा चीजों को फेंक सकते हो, कितना अच्छा चीजों को पकड़ सकते हो, कितने स्पीड में पकड़ सकते हो। इन सारी चीजों से रिलेटेड हम चीजें किसमें आती है, हमारे साइकोमोटर में आती है। फिर हम जो लास्ट डोमेन है हमारा वो क्या है, फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन क्या होता है, फिजिकल डोमेन हमारा होता है कि हम जो टेस्ट वगैरह लेते हैं ना, बॉडी टेस्ट के, मतलब कितनी हाइट है, कितना वेट है, ठीक है, कितनी लंबाई है, कितनी अच्छी फिटनेस है। ठीक है, तो ये सबसे रिलेटेड हमारा क्या होता है, फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन और याद करना भी आसान है कि जो हमारा फिजिकल डोमेन होता है हमारा पूरी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड, कि हमारा साइज, शेप क्या है। ठीक है, तो इधर लिखा क्या हुआ, इट इज कंसर्न्ड विद द बॉडी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन।
वी कैन एग्जामिन फिजिकल डोमेन बाय टेस्टिंग फिटनेस, हाइट, वेट, फैट एक्सेट्रा, कि आप कितने मोटे हो, कितनी अच्छी आपकी फिटनेस है, कितना अच्छा आपका वेट है, कितनी लंबी आपकी हाइट है, आप किस चीज को फुलफिल कर सकते हो, आपकी आपके अंदर जो भी एबिलिटीज हैं आपको किस एरिया में फुलफिल कर रहे हैं। तो ये हमारे 4 डोमेन है मोटर डेवलपमेंट के। कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड हमारा फिजिकल डोमेन। अभी हमें हाल ही में क्या होगा, चारों लर्न हो चुके हैं और एग्जाम में आपका ज्यादा टाइम रहने का है, 12 तारीख को आपका एग्जाम है। आई होप आप लोग इजिली क्या कर लोगे, इनको लर्न करके भूलोगे नहीं। एक बार अगर हम और बात करें कंक्लूजन में कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो सबसे पहले हमने मोटर डेवलपमेंट पढ़ा। मोटर डेवलपमेंट के हमने 4 डोमेन पढ़े। 4 डोमेन कौन कौन से? हमारा कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, फिजिकल डोमेन एंड हमारा अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, ये 4 हमें अच्छे से लर्न हो गए हैं। एंड अगर आपको इनको रीड करना है तो आप पैराग्राफ को वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। और मैं यही बोलूंगा कि आप लोग इसको एक बार क्या कर लो, ये पूरा एक बार रीड कर लो, जिससे आपको लास्ट टाइम तक क्या रहे, ये चीजें याद रहे। ठीक है, अब जो हमारा मोटर मूवमेंट्स है, हमारी जो मूवमेंट्स है वो हमारे 4 पार्ट में डिवाइड की गई है। मस्कुलर एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, फंक्शनल एस्पेक्ट एंड हमारा टेम्पोरल एस्पेक्ट। ठीक है, ये आपको अगर लर्न करना हो तो आप इनको लर्न कर सकते हो, इनके नाम ही लर्न कर लो एंड इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल क्या होती है, इनको रीड कर लेना आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इनको रीड कर लोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। स्टेबिलिटी, लोकोमोटर, मैनिपुलेटिव स्किल्स, ये पूरा आप कर सकते हो खुद से। ये हाँ देखो, अब ये हमारा इंपॉर्टेंट, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं हमारे मोटर डेवलपमेंट को। क्या अभी जो हमने ऊपर छोड़ा है ना, ये क्या है, हमारे मोटर मूवमेंट है। इनको रीड करना हो तो आप इजीली, मैं स्क्रीन कर दे रहा हूँ तो आप इजीली इनको एक बार रीड कर लेना, बाय चांस क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इजी है, जो आप इजीली क्या कर सकते हो, इनको रीड कर सकते हो। तो एक बार अच्छे से रीड इनको कर लेना आप लोग। ठीक है, जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है हम उस पर मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो क्या है, हमारा मोटर डेवलपमेंट का गया, हाँ ये कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ मदर, मतलब जो हमारी मदर है उनकी जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, कैसे वो अपने जीवन को जी रहे हैं, जो अनहेल्दी तरीके से जी रहे हैं, तो उनका जो मोटर डेवलपमेंट है, जो उनका डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। और ये जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो अफेक्ट करता है मदर के डेवलपमेंट। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स मतलब अगर आपके जो फादर्स वगैरह हुए, आपके फादर हुए, आपके दादा वगैरह हुए, उनके कुछ, उन्हें कुछ बीमारी थी तो आपके जेनेटिक्स में ही है, हेयर फॉल वगैरह हुआ अगर, ठीक है, मोटापन हुआ, ठीक है, तो ये आपको कहां से मिलते हैं, जेनेटिक्स से ही मिलते हैं। तो इसका कोई, ये जो फैक्टर है हमारा अफेक्ट करता है हमारे किसमें, मोटर डेवलपमेंट में, कि जिसको कोई इंसान ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, जेनेटिक्स में ही है। ठीक है, फिर क्या हमारा लर्निंग, लर्निंग पावर, मतलब आपका लर्निंग, आपका लर्निंग भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आपके मोटर डेवलपमेंट को। आपकी लर्निंग स्किल कितनी अच्छी है वो आपके डेवलपमेंट में भी क्या करता है, डेवलपमेंट में इफेक्ट करता है। फिर हम अगर बात करें तो हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, आपकी सोच पे, आपका सोच का फैक्टर, मतलब आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को क्या कर पाओगे, अपने आप को डेवलप कर पाओगे आप या फिर नहीं कर पाओगे, आपका डेवलपमेंट होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि सोच बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने सोच लिया एक बार कि आपको, आपका वेट ज्यादा है, आपको पतला होना है, तो आपकी अगर सोच सही रहेगी, आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट रहोगे, एम्ड रहोगे, गोल अचीव करने के लिए आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करोगे और हार्ड वर्क करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे से अपना वेट लॉस कर सकते हो। अगर आपकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग अच्छी होगी, अगर आपने अपने आप को, आप साइकोलॉजिकल फिट नहीं होगे तो आप क्या नहीं कर सकते हो, अपने वेट को कम नहीं कर सकते हो। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। फिर अगर हम बात करें अगला, तो हमारा क्या है, अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हमारा मतलब क्या है कि हमारा जो डेवलपमेंट है, हम क्या है, जल्दी से डेवलप कर ले, मतलब जो हमारी स्टेज है उसके पहले ही हम क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, एक ये फैक्टर भी आपको अफेक्ट करता है। और पर्सनल फैक्टर्स, जो आपके कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, ये भी अफेक्ट करते हैं आपके किसको, मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 में से आपको 5 फैक्टर्स तो कम से कम लर्न करना ही। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली एग्जाम में इसको लिख सकते हो, तो इसको लर्न करना मत भूलना, इनके मतलब भी मत भूलना। ठीक है, क्या होते हैं। और अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल ऑफ मदर, इनको आप क्या कर सकते हो, एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। लाइफस्टाइल देखो, अगर जो मदर का लाइफस्टाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है क्यों, अगर जो मदर का लाइफस्टाइल है, जैसे आपकी मम्मी रहेंगी वैसे ही आपको एक न्यूट्रिशन मिलेगा। मतलब अगर आपकी मम्मी साफ सफाई से खाना बनाएंगी, ठीक है, एंड इसके साथ साथ आपको एक टाइम पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, टाइम पे आपको आपका फूड प्रोवाइड करेंगे एंड हाइजीन रखेंगे हर एक चीज को, तो क्या है, आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से, अनहेल्दी तरीके से रहेंगी तो आप भी क्या होगे, इनडायरेक्टली अनहेल्दी रहोगे। ठीक है, तो ये क्या है, इधर मदर की बात क्यों की गई है कि अगर मदर अनहेल्दी तरीके से रहेंगी तो पूरा जो परिवार है वो भी क्या रहेगा, अनहेल्दी रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमारी इधर बात की गई, ये 6 पॉइंट्स है आपके, जो एक बार इनको क्या कर सकते हो, आप लर्न पढ़ सकते हो और इजीली इनको डिटेल में समझ भी सकते हो। आई होप इतना आपको समझ में
आ गया है। ठीक है, अगर मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि डिटेल में अगर आपको समझे तो हमारे पेड क्लासेस में हम समझाते हैं, एंड इसके साथ साथ इधर हमारा क्या है, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लर्न कर रहे हैं, तो जितना इंपॉर्टेंट है हम उतना ही पार्ट क्या कर रहे हैं, इधर रीड पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर क्या हमारा फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सेकंड कंटेंट था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन गारंटीड बनने वाला है हमारा, किससे, WHO वाले पैराग्राफ से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया ही था, है ना। सो एक बार जल्दी से वो वीडियो पॉज करके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार उनको पढ़ लो, फिर आगे से कंटिन्यू इनको करना इस टॉपिक को। ठीक है, हमारा अब हम पढ़ रहे हैं हमारा WHO के बारे में। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड जो हमारा WHO है, WHO ने क्या किया था, WHO ने कुछ एक परसेंटेज 6% ऑफ डेथ ग्लोबली, मतलब WHO ने ये फाइंड किया कि आजकल के जो लोग बाग हैं, लोग बाग फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, है ना। फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के अंदर क्या है, एक कमजोरी टाइप क्या है, लोग बाग क्या कर रहे हैं, जल्दी मर रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिसके चक्कर में वो लोग मोटे होते हैं, फैट्स उनके अंदर आता है, और कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो जल्दी क्या होते हैं, वो वीक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, इसी के साथ उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जो हमारे WHO उन लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया था कि देयर इज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल इनएक्टिविटी एज द फोर्थ लीडिंग रिस्क फैक्टर ऑफ फॉर ग्लोबल मॉर्टेलिटी, 6% ऑफ डेथ ग्लोबली। मतलब इन लोगों ने फाइंड आउट किया कि ये जो डेथ रेट है 6% से क्या है, बढ़ चुका है ग्लोबली। रेगुलर पार्टिसिपेशन, अब इस चीज को ठीक कैसे करेंगे, इस चीज को हम ठीक कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी, मतलब हम अपनी लाइफ में इतनी फिजिकल एक्टिविटी करें जिसकी मदद से क्या है, फिजिकल एक्टिविटी से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें बीमारी वगैरह हम उनको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और अगर हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो कोई भी हमें बीमारी घेरेगी, है ना। इसी चीज को दूर करने के लिए जो फिजिकल, जो हमारे WHO है, WHO ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस बताई है जिससे आप अपने आपके फैक्टर्स को क्या कर सकते हो, ये जो बीमारी अपने से दूर रख सकते हो और अपने आप को क्या बना सकते हो, हेल्दी बना सकते हो। अब वो गाइडलाइंस क्या है WHO की, हम WHO ने अलग अलग एज के हिसाब से क्या किया है, ये गाइडलाइंस बताई हुई है, डिफरेंट एजेस के हिसाब से एक गाइडलाइन बताई है कि कम से कम इतना तो फॉलो करना, इतना तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी एक दिन के अंदर, मतलब उन्हें इतना चलना पड़ेगा, इतना दौड़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी एक्सरसाइज इतने वीक में ये करना पड़ेगा वो। तो ये गाइडलाइन दी WHO ने कि कम से कम इतना तो करना ही चाहिए हर किसी को। गाइडलाइन का मैंने मतलब भी बताया था पिछले चैप्टर में कि एक रूल होता है और एक गाइडलाइन होती है। रूल का मतलब क्या होता है कि आपको फॉलो करना पड़ता है, जो आपकी गाइडलाइंस होती है, गाइडलाइंस को आपको फॉलो नहीं करना पड़ता, ये आपके ऊपर है, अगर आपको फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। WHO ने भी ऐसी गाइडलाइन दी है कि अगर आपको लॉन्ग लाइफ जीना है, अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, फिजिकल अपनी बॉडी को एक्टिव रखना पड़ेगा, ना कि फिजिकल इनएक्टिव रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको लॉन्ग लाइफ जीना है तो उसके लिए आपको, अगर हेल्दी रहना है तो उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। सो WHO ने क्या किया, सर्टेन गाइडलाइंस दी है जिसका नाम क्या है, ग्लोबल रिकमेंडेशन ऑन फिजिकल एक्टिविटी फॉर हेल्थ। और इसमें क्या किया है जो WHO ने डिफरेंट एज के हिसाब से डिफरेंट गाइडलाइंस दी है, अपने डिफरेंट चीजें अच्छे से डिटेल में बताई हुई है। ठीक है, तो अब हम उनको पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ साथ उन एजेस को हम बोलते क्या है, आपको वो नाम लर्न होना भी बहुत जरूरी है कि जो हमारे 5 इयर्स के एज है उनके, जो हमारे 2 मंथ्स के लोग रहते हैं उनको बच्चों को क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं। जो हमारे 2 मंथ्स और 1 ईयर के बीच में रहते हैं उनको हम इन्फेंट बोलते हैं, एंड जो हमारे 1 to 4 ईयर के रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टॉडलर बोलते हैं। ऐसे ही आपको क्या होना चाहिए, ये नाम पता होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो टॉडलर वगैरह है, जो टॉडलर्स है हमारे 1 to 4 ईयर्स के बीच में, 1 to 4 ईयर्स के बीच में जो हमारे टॉडलर्स हैं उनको क्या क्या करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में, इन सब के बारे में क्या क्या है, इन सब के बारे में WHO ने गाइडलाइन दी हुई है। ऐसे ही हम 4 की बात करेंगे, ऐसे ही हम 5 to 12 की बात करेंगे, 16 की, हर एज की ग्रुप की बात करेंगे, एंड उनको रोज अपनी लाइफ में करना क्या क्या चाहिए, डेली लाइफ बेसिस पे उनको करना क्या चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए, हम उस पर भी बात करेंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि पहले, सबसे पहले हम ये एज, इस टाइप के एज को किस एज को क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं, हम ऐसे अलग अलग करके पढ़ लें, या तो हम सबकी जो WHO की गाइडलाइंस है वो अलग करके पढ़ लें। इससे अच्छा क्या है, हम ये हर एक एज का क्या है, एक चार्ट में हम देखेंगे कि कितने साल के बच्चे को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, हम पूरा इनको रीड करेंगे अच्छे से, एंड आपको लर्न, मैं पक्का आपको क्या करूंगा, इनके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इनको इजीली लर्न कर दो, क्योंकि आप इतना बड़ा लर्न नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ना जरूर इनको। ठीक है, सो अब जैसे हम लेस देन 1 ईयर एज की बात करें तो लेस देन 1 ईयर एज को हम क्या बोलते थे, 2 मंथ्स वाले को हम न्यूबॉर्न बेबी बोलते थे, एंड अगर हम 2 मंथ से 1 ईयर की बात करें तो उनको इन्फेंट बोलते हैं, एंड जो 1 ईयर से
ऊपर हो जाते हैं 4 ईयर के बीच में जो उनका एज रहती है बच्चों की, उनको हम क्या बोलते हैं, टॉडलर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लेस देन 1 ईयर की, तो इनका बिहेवियर क्या है, नॉट बी रिस्ट्रेन फॉर मोर देन 1 आवर एट अ टाइम, इनकरेज रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग व्हेन सेडेंटरी, स्क्रीन टाइम इज नॉट रिकमेंडेड। मतलब ज्यादातर इनको स्क्रीन के सामने, मोबाइल स्क्रीन के सामने, आजकल आपने देखा होगा हर माँ बाप क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या ना करे, वो लोग रोए ना, है ना। वो लोग रोते हैं तो हम क्या करते हैं, माँ बाप उनको एक फोन पकड़ा देते हैं और उनके वो क्या देते हैं, कार्टून वगैरह देखते रहते हैं। इधर जो WHO उन्होंने ये बोला है कि ना कि उन्हें मोबाइल पकड़ा बल्कि उन्हें स्टोरी टेल, मतलब उनको कहानियां वगैरह सुनाए, जिसकी वजह से वो क्या हो, जिसकी वजह से उनका दिमाग बहले और वो ज्यादा क्या नहीं करे, मोबाइल पे अपना स्क्रीन पे टाइम वेस्ट ना करे। अब उनको फिजिकल एक्टिविटी क्या करना चाहिए, फिजिकल एक्टिव सेवरल टाइम्स अ डे थ्रू इंटरैक्टिव फ्लोर बेस्ड प्ले इंक्लूडिंग 30 मिनट्स ऑफ टमी टाइम। मतलब ये है कि उनको ये नहीं कि मोबाइल दे दिया आपने तो ज्यादातर टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं किसमें, मोबाइल में ही। उनको फिजिकल एक्टिविटी करवाना है, आप उनके साथ गेम खेलो, फ्लोरिंग एक्टिविटी करो, जिसकी वजह से वो चले और उनके अंदर एक मजबूत ताकत वगैरह है। ठीक है, अब उनकी स्लीप कितनी होनी चाहिए, स्लीप उनकी होनी चाहिए 14 to 17 आवर होनी चाहिए 0 to 3 मंथ्स एज वालों के लिए। अगर जो 3 महीने के बच्चे हैं, 0 से 3 महीने के बच्चे, तो उनके लिए 14 to 17 होनी चाहिए। ये पूरा आप एक बार रीड कर लेना, इतना तो आप रीड कर ही सकते हो। फिर अगर हम 1 to 2 ईयर की बात करें तो नॉट रिस्ट्रेन फॉर मोर देन 1 आवर एट अ टाइम और सेट फॉर एक्सटेंड पीरियड्स ऑफ टाइम, नो स्क्रीन टाइम फॉर 1 ईयर ओल्ड, फॉर 2 ईयर्स सेडेंटरी स्क्रीन टाइम शुड बी नॉट मोर देन 1 आवर, इनकरेज रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग। मतलब इधर इन्होंने ये बोला है कि ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन के आगे इनको नहीं बिठाना है। एंड इसके साथ साथ जो 1 ईयर ओल्ड बच्चे हैं, ठीक है, 1 साल के बच्चे, तो उनको क्या नहीं करना, उनको तो स्क्रीन के सामने बिल्कुल भी बिठाना नहीं। और अगर 2 साल का बच्चे तो 1 घंटे से ज्यादा उनको स्क्रीन के आगे नहीं बिठाना है। एंड इसके साथ साथ उनको स्टोरी टेलिंग, जैसा हमारे लेस देन 1 ईयर के थे ऐसे ही हमारा इनके भी है, मतलब क्या, इनको स्टोरी टेलिंग वगैरह करो और ज्यादा से ज्यादा एक घंटे से ज्यादा इनको स्क्रीन के आगे नहीं बिठाना है। एटलीस्ट 180 मिनट्स इन अ वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मॉडरेट टू वाइगरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी स्प्रेड थ्रू आउट द डे। मतलब इनको 180 मिनट तक क्या, 180 मिनट की तो मिनिमम 180 मिनट्स की तो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करानी है। और इनकी स्लीप कितनी होनी चाहिए, 11 to 14 आवर्स, एक क्वालिटी स्लीप, गुड स्लीप होनी चाहिए, इंक्लूडिंग नैप्स वगैरह। नैप क्या होती है, हमारी शॉर्ट जो हमारी झपकी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नैप। अगर हम 3 to 4 इयर्स की बात करें तो 3 to 4 इयर्स में हमारा नॉट रिस्ट्रेन फॉर मोर देन 1 आवर एट अ टाइम और 6 for extend periods of time, sedentary screen time should be no more than 1 hour, less is better, encourage reading and storytelling। ये हमारा कितना 1 to 2 ईयर के लिए भी सेम बिल्कुल सिमिलर है हमारा। इसमें हमारा 1 घंटे से ज्यादा हमें क्या नहीं देना, 1 घंटे से ज्यादा उनको स्क्रीन के आगे नहीं रखना है। इसके साथ साथ अगर कम भी हो तो भी चलेगा। एटलीस्ट 180 मिनट्स की इनको भी क्या मिलना चाहिए, एटलीस्ट 180 मिनट्स की इनको फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए इनके, एट इंटेंसिटी ऑफ विच एटलीस्ट 60 मिनट इज मॉडरेट टू वाइगरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी स्प्रेड थ्रू आउट द डे। 10 to 13 आवर की इनकी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी स्लीप, गुड स्लीप होना चाहिए। एक बार इनको रीड कर लेना, लर्न होना आपको जरूरी है। ठीक है, फिर हम बात करें लेस देन इन्फेंट्स की बात करें तो एक बार इनको पढ़ लेना कि इनकी हाइट वगैरह के बारे में बताया गया है, तो आप इनको रीड कर सकते हो। अगर मैं अब आपको ये समझाऊंगा तो ये हमारा क्या है, टाइम वेस्ट है, क्योंकि इतना तो आप रीड इनको इजीली कर सकते हो। और अगर हम टॉडलर्स की बात करें, टॉडलर्स हमारे टॉडलर्स के बारे में पढ़ लेना। अगर हम इसको रीड करें, ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड शुड नॉट इन्वॉल्व इन अ सेडेंटरी एक्टिविटी which is more than 1 hour long, including being restrained in palms, strollers, high chairs or strapped on कारगिवर बैक और सिटिंग फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इनको रीड कर लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। जो मैंने आपको इधर ये पूरे टेबल में समझाया हुआ है ना, वही पूरा इधर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हमने किन के बारे में बात की, हमने बेबीज के बारे में बात की, जो चिल्ड्रन हमारे 3 to 4 ईयर्स से रिलेटेड, और इनके बारे में हमने अच्छे से बात कर ली। अब हम आते हैं हमारे चिल्ड्रन एंड यूथ 5 to 17 ईयर्स। ठीक है, अब हमें इनके बारे में पढ़ना है, जो चिल्ड्रन से हमारे 5 to 17 ईयर्स से रिलेटेड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा 5 to 17 ईयर्स आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 5 to 17 ईयर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बच्चों के बारे में क्या पूछे, उनका क्या है, वो तो वैसे ही बच्चे हैं तो खेल कूद तो करते ही रहते हैं, लेकिन आपका 5 to 17 ईयर्स के बारे में क्वेश्चन अच्छे से आ सकता है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, यूट्यूब, अब यूट्यूब पे अगर हम देखें तो ऐसे चैनल्स पे हमारे मृदुल वगैरह हुए, ठीक है, तो ये क्या है, उनपे बिजी रहते हैं। एंड इसके साथ साथ उनको कुछ नहीं दिखता है आजकल, तो पता नहीं जानवरों की वीडियोस देखने में ज्यादा मजा आता है उन्हें। ठीक है, केजेस में वो पक्षी वगैरह को रख लिया,
ठीक है, उन्हीं की वीडियो देखने में क्या है, वो लोगों का ज्यादा मन लगता है, पढ़ाई उसको भूल ही जाते हैं वो। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, तो अब हमें इसको कंटिन्यू। तो जो चिल्ड्रंस और हमारे यूथ है 5 to 17 ईयर्स के, ठीक है, तो दीज रिकमेंडेशन आर रिलेवेंट टू हेल्दी चिल्ड्रंस एंड यूथ बिटवीन 15 to 17। जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, 5 to 17 एज के स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ने वाले, स्टूडेंट नहीं सॉरी, चिल्ड्रंस या फिर यूथ के बारे में। Children and youth with a special medical condition or disability may follow these recommendation under the advice of medical official with the help of school special educational teacher। मतलब हमारा ये है कि जो यूथ वगैरह है या चिल्ड्रंस वगैरह है, अगर उनके अंदर कोई डिसेबिलिटीज वगैरह है या फिर वो उनकी हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, तो वो एक अपने जो पर्टिकुलर एजुकेशन टीचर है उनसे भी क्या कर सकते हैं, अपनी सलाह ले सकते हैं, या फिर किसी एक मेडिकल ऑफिशियल से भी, मतलब डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। एक्टिविटीज शुड बी डन इन प्रोग्रेसिव मैनर, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग द सेशन विद, मतलब एक जो पूरी प्रोसेस की तरीके से होती है, जो आपकी एक्सरसाइज वगैरह या पूरा फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल एक्टिविटी जैसे परफॉर्म होती है। अगर आप कोई एक्सरसाइज करो तो पहले आपको वार्म अप करना है, अगर हम कोई चीज खेलते हैं तो हम पहले वार्म अप करते हैं, ना कि डायरेक्टली। अगर हम जिमिंग कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिससे हमारे बॉडी में क्या हो, वार्म अप हो एंड सर्कुलेशन ब्लड का अच्छे तरीके से हो। तभी हमें ऐसी कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो हमें अच्छे से चीजों को क्या करना चाहिए, स्टार्ट करने से पहले वार्म अप वगैरह जो भी मेजर्स लिए जाते हैं स्टार्टिंग में एक्सरसाइज के टाइम पे, हमें उन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें जो हमारे एज के चिल्ड्रंस है 14 टू, इनके बारे में बात करें हम 40 to 17 एज ग्रुप के बारे में, जिनको हम क्या बोलते हैं, यूथ बोलते हैं और चिल्ड्रंस भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब इधर क्या है, इनकी जो इंटेंसिटी है मॉडरेट टू वाइग्रस। अब आपको इसका मतलब समझ में होना चाहिए कि इंटेंसिटी का मतलब है क्या, कितनी ड्यूरेशन में इनको काम करने, तो आपको ये समझने के लिए इधर आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इन वर्ड्स का मतलब है क्या। तो देखो, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ टाइम इन विच एन एक्टिविटी और एक्सरसाइज इज परफॉर्म। ठीक है, अब इनकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और इंटेंसिटी की बात करें तो कितनी देर करनी चाहिए और कितनी जोरों से करनी चाहिए, कितने देर तक करनी चाहिए और कितने डीपली जाके अच्छे से उसको करना चाहिए, कितनी फोर्स में करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारा इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी हमने देखो इधर लिखा हुआ है ना, इंटेंसिटी मॉडरेट। तो इधर मॉडरेट इंटेंसिटी क्या होती है, मॉडरेट इंटेंसिटी हमारी होती है जिसमें हमें क्या करना चाहिए, 3 to 6 टाइम्स हमें क्या करना चाहिए, इसमें 3 to 6 टाइम्स हमें एक्सरसाइज करना चाहिए और बाकी के टाइम क्या करना चाहिए, हमें रेस्ट करना चाहिए, अगर हम मॉडरेट की बात करें। ठीक है, और फिर अगर हम वाइग्रस इंटेंसिटी की बात करें तो इसमें हमारा 6 और मोर टाइम्स आप क्या कर सकते हो, इसमें कर सकते हो एक्सरसाइज। लेकिन क्या है इधर हमारा, फॉर अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो वो कितना होता है हमारा, 7 और मोर। ठीक है, तो अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो चिल्ड्रंस हमारा क्या है, जो छोटे 5 to 10 ईयर्स के हैं तो उनके लिए 6। अगर इंटेंसिटी की बात करें वाइग्रस, मतलब धीरे धीरे, पहले हम 3 मिनट, फिर उसका 4 मिनट, फिर 5 मिनट, 6 मिनट, फिर 7 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मॉडरेट से वाइग्रस इंटेंसिटी तक है ना, ना कि हमारा क्या इधर। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। फिर अगर हम बात करें एरोबिक एक्टिविटी, तो आप इनको क्या कर सकते हो, इनको आप इजीली रीड कर सकते हो और इनकी भी हेडिंग का मतलब समझ सकते हो, क्योंकि ये आपकी किस में है, एमसीक्यू पार्ट में आ सकते हैं। तो अगर हम सेडेंटरी बिहेवियर, जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको वो समझा दिया है। अब सेडेंटरी बिहेवियर की बात करें तो ये कैरेक्टराइज्ड इज बाय अ वेरी लो एनर्जी एक्सपेंडिचर सच एज सिटिंग, रिसाइक्लिंग और लेइंग डाउन। मतलब आपको कितनी देर तक बैठना है, खाली बैठना है। ठीक है, ये नहीं कि दिन भर आप सोते रहते हो, तो इससे क्या आपकी बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जितना आप सोते हो, आप सोचते हो कि आप एक्स्ट्रा सोओगे तो आपकी बॉडी को रिलीफ मिलेगा, नहीं। अगर आप एक्स्ट्रा सोते हो तो आपकी बॉडी क्या है, आपका माइंड डिप्रेशन में जाता है एंड इसके साथ साथ आपकी बॉडी में भी क्या है, बीमारियां आना शुरू हो जाती है। अगर आप ज्यादा बीमार पड़ते हो तो इसका कारण क्या है, कि ज्यादा स्लीप अगर जितनी कम लोगे, मतलब एक अमाउंट में रहती है। अगर आपको 5 to 17 ईयर्स के, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 8 to 9 आवर्स की स्लीप बहुत है। ठीक है, 8 to 9, 10 आवर्स की भी नहीं तो 8 to 9 तो आपको लेनी चाहिए स्लीप को। अगर आप ज्यादा सोते हो, इससे दिन में सो रहे हो, रात में सो रहे हो, रात को जल्दी सो जाते हो, दिन में आप 2-3 घंटे सो रहे हो, तो ये क्या है, ये आपकी बीमारियों का बुलावा है कि आप ज्यादा अगर समय पे सो। ठीक है, और स्लीप बिहेवियर का आप एक बार इनको पढ़ लेना, हम इधर इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ने के लिए बैठे हैं, ना कि हम पूरा। ठीक है, सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। अब अगर हम बात करें हमारा किसका, अगर हम बात करें जो हम टेबल की बात जो हम पढ़ रहे थे, तो मॉडरेट टू वाइग्रस मतलब आपको इंटेंसिटी इस तरीके से करना है कि पहले धीरे 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 करके आपको एक टाइम लिमिट बढ़ाना, ये नहीं कि आप डायरेक्ट 6-7 मिनट करने लगे हो। ठीक है,
फिर क्या है वॉल्यूम और ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितना हो चाहिए कम से कम 1 आवर आपको क्या करना चाहिए, 1 आवर आपको करना चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। फिर मतलब कोई भी एक्सरसाइज मोर देन 60 मिनट्स विल प्रोवाइड एडिशनल हेल्थ बेनिफिट, अगर आप एक घंटा और करते हो तो अगर आपको क्या मिलेगा और हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक सेशन आपका कितना हो चाहिए 1 आवर का होना चाहिए और 2 सेशन होने चाहिए आपके 30 मिनट्स ईच, मतलब एक सेशन आपका 1 घंटे का होना चाहिए या फिर आपके 30-30 मिनट के 2 सेशन होने चाहिए। और हम टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज की बात करें तो टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज क्या परफॉर्म कर सकते हो, एरोबिक्स कर सकते हो, बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपके मसल्स मजबूत हो, फंडामेंटल एक्टिविटीज कर सकते हो आप जैसे जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, टर्निंग, ट्विस्टिंग एक्सेट्रा वगैरह आप लोग ये एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हो। और इनके बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, ये अगर एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो तो इनके बेनिफिट्स मिलते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स टू डेवलप मसल स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम आपकी बोन्स मजबूत होंगी, मसल्स एंड जॉइंट्स मजबूत होंगे, है ना। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपके हार्ट्स एंड लंग्स में क्या होंगे, एक हेल्दी रहेंगे आपके हार्ट्स एंड लंग्स। और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात करें तो कोऑर्डिनेशन होगा, ये आपको पढ़ लेना एक बार, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बेनिफिट्स एक दो आप खुद से लिख सकते हो यार। आप लोग क्या लर्न कर लेना, ये लर्न कर लेना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और ये आपका क्या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और अगर और अच्छे से लर्न कर सको तो न्यूरोमस्कुलर भी कर लेना, ठीक है। लेकिन एक दो लर्न करना। और एक्टिविटीज इधर और बताइए, प्लेइंग गेम्स वगैरह खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, रिक्रिएशन, फिजिकल एजुकेशन, अनप्लान टू प्लान्ड एक्सरसाइज विद इन द फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी में आपको एक्सरसाइजेस वगैरह करते रहना चाहिए। अगर हम एडल्ट्स की बात करें हमारे 18 टू 64 इयर्स के लोगों की, तो इसमें क्या है इनकी इंटेंसिटी, इनको भी एक्सरसाइज वगैरह कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो क्या होना चाहिए, मॉडरेट से वाइगरस होना चाहिए, धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। फिर अगर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज की बात करें तो मस्कुलर स्ट्रेंथिंग, स्ट्रेंथ एंड एरोबिकल फिजिकल एक्टिविटीज इधर कर सकते हैं, अपनी जो मसल्स है मसल्स को टाइटन मतलब जिमिंग वगैरह कर सकते हैं। और एरोबिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं 150 टू 300 मिनट्स पर वीक विद मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ 75 टू 150 मिनट पर वीक। एंड वाइगरस इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब वन एरोबिक एक्टिविटी बाउट शुड बी एट लीस्ट 10 मिनट्स, एक कम से कम एक एरोबिक एक्टिविटी आपकी 10 मिनट्स की तो होनी चाहिए। अगर हम मॉडरेट की बात करें तो 70 टू 150 मिनट्स पर वीक में, एक वीक में आपको 70 टू 150 मिनट्स की एक्टिविटी परफॉर्म, एरोबिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए। मसल स्ट्रेंथनिंग की बात करें तो एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मेजर मसल्स इन्वॉल्व्ड एक्टिविटी 2 और मोर डेज इन अ वीक, मतलब आपको अगर मसल स्ट्रेंथनिंग की बात करें तो आपको क्या करना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा डेज में आपको क्या करना चाहिए, ये एक्सरसाइजेस करना चाहिए मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज। और बेनिफिट्स इनसे क्या मिलेंगे इनको रीड कर लेना। एंड इसके साथ साथ एक्टिविटीज की बात करें तो आप क्या कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी, ऑक्यूपेशनल वर्क, हाउस होल्ड वर्क, अपना काम वगैरह जो भी करते हो वो आप कर सकते हो ये एक्टिविटीज में। जरूरी नहीं कि जिम में जाके काम करोगे तभी आपको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, अपने घर में भी काम करोगे ना, घर में जैसे अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो वो बॉटल्स वगैरह भर देते हैं, ठीक है, अगर वो थोड़ा मम्मी की हेल्प वगैरह कर दे तो उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। ऐसे अगर आप पापा के काम में थोड़ा मदद कर दो तो आपकी भी एक्सरसाइज हो सकती है, घर के कुछ काम कर दो तो उसमें भी आपकी एक्सरसाइज हो सकती है, जितनी जिम जाके ही एक्सरसाइज होती है। तो ये हमारे एज ग्रुप की बात करें तो हमने एडल्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, एंड इसके साथ साथ हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, हमारे 5 टू 17 चिल्ड्रन और यूथ के बारे में पढ़ लिया है ना। तो एक बार जल्दी से इनको रीड कर लो, वीडियो को पॉज करके, फिर हम पढ़ेंगे हमारा ओल्डर एडल्ट 65 इयर्स एंड एज अबव, मतलब जो 65 या 65 से अबव रहते हैं, अब हम उनके बारे में क्या है हमारा, दीज रिकमेंडेशन आर रिलेवेंट टू हेल्दी ओल्डर एडल्ट्स एज्ड बिटवीन 65 एंड अबव, मतलब जो 65 एज के हैं और उनसे ज्यादा के हैं, हम अब उनके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको इंटेंसिटी एक्सरसाइज कैसे करनी है, मॉडरेट टू वाइगरस, मतलब एक चीज कॉमन है कि सबको मॉडरेट टू वाइगरस मतलब धीरे धीरे करके स्टार्ट करनी चाहिए। अब ये टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी, एरोबिकल फिजिकल एक्टिविटीज एंड बैलेंस एनहांसिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एरोबिक एक्टिविटीज कैसी 150 टू 300 मिनट्स पर वीक इन्हें करना चाहिए विद मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ 75 टू 150 मिनट्स पर वीक, ठीक है। वाइगरस इंटेंसिटी, वन एरोबिक एक्टिविटी बाउट शुड बी एट लीस्ट 10 मिनट्स, इनको एक एक्टिविटी 10 मिनट तो परफॉर्म करनी ही पड़ती है एरोबिक, ठीक है। और अगर हम बात करें मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज की, तो एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इन मेजर मसल इन्वॉल्व्ड एक्टिविटी 2 और मोर डेज इन अ वीक, इनको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी 2 और मोर डेज, जो हमारा क्या है एडल्ट से सिमिलर है ना, जो हमने अभी पढ़ा था ना, ये एज ग्रुप्स का हमारा क्या 18 टू 64, तो इनका है, ठीक है, सेम है। फिर अगर हम बात करें बैलेंस एनहांसिंग एक्टिविटीज, एडल्ट older adults with poor mobility should perform physical activity to enhance balance and prevent falls on 3 or more days per week, इन्हें करना चाहिए बैलेंसिंग एनहांसिंग, मतलब बैलेंस बनाने की।
बेनिफिट्स बेनिफिट्स इनके जो है वो आप लोग इनको पढ़ सकते हो, एंड एक्टिविटीज इनकी क्या परफॉर्म हो सकती है ये भी आप पढ़ सकते हो जो मैंने बताया। अब एक एक्टिविटी अगर ऑक्यूपेशनल वर्क, हाउस होल्ड वर्क, कार वॉश, गार्डनिंग एक्सेट्रा, गेम, स्पोर्ट, रिक्रिएशन, ये आपके सबके सिमिलर होने वाले, तो इतना टफ आपके लिए नहीं होने वाला है इन चीजों को लर्न करना। तो और इनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। अब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है हमारा, ये अब हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है इस चैप्टर का। क्या है ये हमारे पोस्चर्स है। पोस्चर्स कैसे होते हैं, हमें इनके नाम लर्न होना चाहिए, नाम के साथ साथ ये कैसे होते हैं ये पता होना चाहिए। अब डायनामिक, सबसे पहले पोस्चर क्या होता है। पोस्चर इज डिफाइंड एज द एटीट्यूड एज्यूम्ड बाय द बॉडी आइदर विद द सपोर्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। मतलब पोस्चर ये होता है कि अगर आप स्टैंड हो, खड़े हुए हो, ठीक है, तो आपका किस तरीके का पोस्चर है, आप किसी चीज के सहारे से खड़े हो रहे हो या फिर आप खुद से खड़े हो रहे हो, उस चीज का पोस्चर कैसा है, उस चीज का शेप कैसा है बॉडी का, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्चर बोलते हैं। और एज अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एक्शन परफॉर्म्ड बाय अ ग्रुप मस्कुलर वर्किंग टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, पोस्चर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, डायनामिक पोस्चर एंड स्टैटिक पोस्चर। डायनामिक पोस्चर क्या होता है इज हाउ वन होल्ड्स वनसेल्फ व्हेन मूविंग। मतलब आप अपने आप को किस तरीके से होल्ड करते हो जब आप मूव कर रहे हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक पोस्चर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग और बेंडिंग ओवर टू पिक अप समथिंग। आप कुछ चीज को उठाने के लिए आप कुछ दौड़ रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, चल रहे हो, बेंड हो रहे हो, मुड़ रहे हो। इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन efficient basis for movement. Muscles and non-contractile structure have to work to adapt the changing circumstances. मतलब अगर आपको कोई चीज उठाना है तो आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, मूवमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज बॉडी में मूवमेंट करना है तो आपको बैलेंस अच्छे से बनाना पड़ता है, तभी आप बॉडी को अच्छे से मूव कर सकते हो जिससे आपको कोई हार्म ना हो। अगर हम स्टैटिक पोस्चर की बात करें, इज हाउ वन होल्ड्स वनसेल्फ व्हेन स्टेशनरी आर नॉट मूविंग। मतलब फॉर एग्जांपल सिटिंग, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग। अगर आप इधर तो डायनामिक का मतलब आप सीधा सिंपल सा ये बोल सकते हो, डायनामिक अगर आप मूव खुद से करते हो, मतलब आप अगर मूव कर रहे हो तो आपकी डायनामिक पोस्चर है। और हम स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्टैटिक मतलब एक स्थिर, मतलब आप अगर सो रहे हो तो आपकी बॉडी क्या रहती है, स्लीपिंग में आपकी बॉडी एक स्टैटिक रहती है, मतलब एक सी रहती है, आपकी कोई मूवमेंट नहीं रहती। अगर आप खड़े हो तो आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं, अगर आप बैठे हो तो आपकी बॉडी में ज्यादा कुछ पार्ट्स में मूवमेंट नहीं होती है। तो अगर हम डायनामिक पोस्चर की बात करें तो डायनामिक पोस्चर में जो इसमें आप मूव कर रही है आपकी बॉडी, एंड स्टैटिक पोस्चर आपका होता है जिसमें आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, बस इससे ज्यादा आपको उसमें दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये एक बार रीड कर लेना। और अगर हम आते हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। दीज आर नंबर ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, सम ऑफ व्हिच आर गिवन बिलो अलोंग विद द करेक्टिव मेजर्स। मतलब हमें कुछ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज मतलब क्या क्या ऐसी चीजें रहती है, क्या क्या ऐसी, अगर हम बोले इसमें मतलब एबिलिटी सही नहीं होती है इन चीज में, डिफॉर्मिटीज होती है, मतलब क्या क्या चीजें अच्छी नहीं होती है हमारे पोस्चर में, उनके बारे में बात की गई है। कि आपके जो घुटने ऐसे टच होते हैं, आपके जो फुट है, फुट क्या है, पूरा एक आपका फ्लैट फुट बन रहा है, ठीक है पूरा। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले, कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, नॉक नीज, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, बोलेग्स, स्कोलियोसिस, राउंड शोल्डर, फ्लैट फुट। ये 1 2 3 4 5 6 7 के बारे में आपको सातों नाम लर्न होना चाहिए और इनकी इमेज आपके दिमाग में बिल्कुल कैप्चर्ड होना चाहिए। अब अगर हम नॉक नीज की बात करें तो नॉक नीज को हम बोलते क्या है, गेनू बेलगम हम बोलते हैं। इनके आप लोग ले लेना मुझसे क्योंकि इनको लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से मैं आपको इसके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब नॉक नीज के कौन क्या बोलते हैं, गेनू बेलगम भी बोलते हैं, ठीक है। गेनू बेलगम बोलते हैं। इसमें मिसअलाइनमेंट होता है किसका, नीज का। जो हमारी नीज क्या होती है, ये है देखो फोटो, इसमें क्या हमारी नीज क्या होती है, ऐसे टच होती है, मतलब 3 to 4 फीट का इधर गैप रहता है। लेकिन अगर हम खड़े होंगे तो ये हमें क्या लगेंगे, हम कपड़े पहनेंगे तो ये दोनों नीज टच रहेंगी, ठीक है। इससे हमारी डिफिकल्टी क्या होती है, इससे हम अगर दौड़ रहे हैं तो दौड़ने में, रनिंग में हमें क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। इसके साथ साथ अगर हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो अगर हम ज्यादा तेज अगर कोई चीज करेंगे तो इससे क्या हमें डिफिकल्टी होगी, हमें पैर बिदने का भी डर हो सकता है ना। तो ये सारी डिफिकल्टीज होती है। आपको ये पूरी इमेज क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। एग्जाम में सीधा आपसे ऐसे पूछ लेंगे, ये एक इमेज दे देंगे और इससे सटीक एक क्वेश्चन आएगा, इमेज से रिलेटेड एक एमसीक्यू आने वाला है। क्या आएगा, एक इमेज आपको दे देंगे और आपको इनमें से पहचानना पड़ेगा कौन सा ये डिफॉर्मिटीज आपकी है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा नॉकनीज। क्या बोलते हैं, नॉकनीज बोलते हैं, जिसको हम गेनू बेलगम भी बोलते हैं। तो अब नाम आपको लर्न होना चाहिए। अब इसको हम करेक्टिव मेजर्स कैसे, हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला हमारा क्या है, हॉर्स राइडिंग से, ठीक है। और अपने पिलो को क्या कर लो, इस दोनों के बीच में पिलो को रख लो, अपनी नीज है ना, नीज के बीच में आप पिलो को फंसा के रख लोगे तो आपकी जो ऐसी है वो ऐसे हो जाएगी टाइम रहते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग इरेक्ट फॉर सम टाइम आर द बेस्ट। फॉर एग्जांपल फॉर मोस्ट पीपल विद गेनू बेलगम योगा एंड एक्सरसाइज कैन हेल्प रियलाइन स्टेबलाइज द नीज। मतलब आपके योगा भी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हो। और योगा कौन कौन से, पद्मासन एंड
गौमुख गोमुख आसन, ठीक है, आपके ये हो सकते हैं, तो और अच्छे से डीप में नॉलेज के लिए रीड कर सकते हो। अगर हम फ्लैट फुट की बात करें, फ्लैट फुट को और क्या बोलते हैं, पेस प्लानूस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेस प्लानूस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका जो फुट रहता है, फुट क्या है, ये फुट का देखो ये शेप बन रहा है, नॉर्मल ये होता है, लेकिन हम फ्लैट फुट की बात करें तो ये फ्लैट फुट जिनका बनता है तो ये क्या होती है, डिफॉर्मिटीज होती है, और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं, हमारा क्या, देखो दिस प्रॉब्लम में भी जेनेटिक और एनवायरमेंटल, मतलब ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, एट टाइम्स अ फुट एंड एंकल इंजरी ड्यू टू ऑफ द इंजरी, मतलब आपको कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, उसके चक्कर में आपका फुट क्या रहता है, पूरा फ्लैट होता है, इम्प्रॉपर शूज, टाइट शूज, हाई हील्स पहनने से होता है, ठीक है, कैरिंग हैवी वेट फॉर लॉन्ग टाइम, इसकी वजह से आपको होता है। इसके करेक्टिव मेजर्स क्या है, इसके करेक्टिव मेजर्स है कि आपको क्या करना है, एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, स्टैंडिंग और जंपिंग वगैरह करना चाहिए, एंड हील्स इन ऑल फोर डायरेक्शन, स्किपिंग रोप, स्ट्रेंथनिंग द मसल्स ऑफ फुट, आपको ये सब करना चाहिए, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, ये चीज को जो आपका फुट है, फुट को आप सीधा कर सकते हो, जिसका नाम क्या है हमारा, फ्लैट फुट और पेस प्लानस, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया, और अगर आप इनको योगा से भी ठीक कर सकते हो, और वो योगा का नाम क्या है हमारा, अधोमुख अधोमुख सवासन, और हम आपका क्या है, सूर्य नमस्कार और वज्रासन से भी आप क्या कर सकते हो, इनको ठीक कर सकते हो। अगर अब हम बात करते हैं हमारे राउंड शोल्डर की, किसकी, दो हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, हमारा फ्लैट फुट, और इसके साथ साथ हमारा क्या है, फ्लैट फुट के साथ साथ हमने पढ़ा था नॉक नीज, ठीक है, फ्लैट फुट नॉक नीज। अब हमारा क्या है, राउंड शोल्डर, फ्लैट फुट नॉक नीज हमने पढ़ लिया। राउंड शोल्डर में क्या है, आप ऐसे झुके हुए रहते हो ना, बहुत से आपके फ्रेंड वगैरह होंगे, अगर आपके फ्रेंड में देखा हो, वो झुक के नीचे देख के चलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राउंड शोल्डर बोलते हैं। और ये क्या होता है, हमारा राउंड शोल्डर होता है, और ये क्या होता है हमारा, जो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। अब इसके करेक्टिव मेजर्स क्या, अगर हम इसको बारे में अगर पढ़ें तो राउंड शोल्डर इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन व्हिच शोल्डर आर बेंट फॉरवर्ड फ्रॉम द आइडियल अलाइनमेंट, आपको इनको एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है, तो आप पिक्चर देख के इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। अब इनको करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर्स टू करेक्ट राउंडेड शोल्डर इज टू स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स एंड ट्राइंग टू करेक्ट द इंबैलेंस ऑफ मसल बाय डूइंग चेस्ट स्ट्रेच, आप चेस्ट स्ट्रेच करते हो ना, इससे भी आपकी ये पोस्चर ठीक हो सकता है। टी स्ट्रेच कर सकते हो, वॉल स्ट्रेच कर सकते हो, हैंड क्लैस्प स्ट्रेच कर सकते हो, प्लैंक्स मारते हो आप, प्लैंक्स कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच कर सकते हो, ये सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हो, जिसकी मदद से आपका ये जो शोल्डर है, राउंड शोल्डर आपका ठीक हो सकता है। योगा कर सकते हो, जैसे चक्रासन, धनुरासन कैन बी यूजफुल इन करेक्टिंग राउंडेड शोल्डर्स, आप क्या कर सकते हो, इनको राउंड शोल्डर को ठीक करने के लिए कर सकते हो। कौन कौन से हो गए, फ्लैट फुट, राउंडेड शोल्डर, एंड इसके साथ साथ आपका क्या हो गया, फ्लैट फुट, राउंडेड शोल्डर और नॉक नीज, ठीक है। अब चौथा आपका क्या है, काइफोसिस, ये आप याद रख सकते हो, जो जब आपकी आप पतंग काट देते हो, तो क्या आप पतंग काट देते हो तो उसको आप काइपोचे बोलते हो, वैसे इसको आप लर्न कर सकते हो काइफोसिस नाम से, इसको और हम क्या बोलते हैं, बेंट और बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम काइफोसिस को क्या, इसका ग्रीक मीनिंग का मतलब क्या होता है, बेंट और बोर्ड। अब इधर क्या है, आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी रहती है, क्या होती है, थोड़ी बेंड होती है, क्या होती है, इधर थोड़ी बेंड होती है ऐसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम एक बार इसको पढ़े, इट इज अ कंडीशन ऑफ द स्पाइन वेयर द कर्वेचर ऑफ द अपर बैक गेट्स एग्जैगरेटेड और इंक्रीजेस, इसमें क्या होता है, आपकी बढ़ जाती है, बेंड ज्यादा हो जाती है ना। तो इसमें क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए आपको क्या, एक्सरसाइज व्हिच हेल्प टू स्ट्रेंथन द बैक मसल्स, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड मेक मसल्स मोर फ्लेक्सिबल शुड बी परफॉर्म। फिजिकल थेरेपी होती है इसके लिए, स्विमिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह, जिम बॉल एक्सरसाइज, जिम बॉल एक्सरसाइज होती है ना वो, ठीक है, विद बैंड्स। योगा आसन कौन कौन से, धनुरासन, चक्रासन, भुजंगासन शुड बी परफॉर्म्ड, ये योगा आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। तो इसको भी एक बार रीड कर ले, देखो पॉज करके रीड करते चले जाना, नहीं तो भूल जाओगे, आप सोचते हो अरे समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, भूलेंगे नहीं, आप भूल जाओगे अगर रीड नहीं करोगे, तो रीड करना बहुत जरूरी है। अगर हम लॉर्डोसिस की बात करें, लॉर्डोसिस को हम क्या बोल सकते हैं, लॉर्डोसिस का मतलब होता है बेंट बैकवर्ड, क्या होता है, बेंट बैकवर्ड। इसमें क्या है, आप ऐसे रहते हो, क्या होते हो, पीछे की साइड को आप रहते हो, जैसे बागा है ना, बागा, ये करेक्ट एग्जांपल है आपका लर्न करने का, बागा, बागा से रिलेटेड क्या है, बागा से आपका है लॉर्डोसिस, क्या है लॉर्डोसिस, आपका मतलब समझ रहे हो, आपको नाम इजीली लर्न हो जाएगा। लॉर्डोसिस से आप कोई भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको इधर बताया, क्या काइफोसिस बताया, काइफोसिस से ऐसी लॉर्डोसिस आप कर सकते हो। हाँ, दिमाग में जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, इधर नाम को लर्न कर सकते हो, लॉर्डोसिस को, ठीक है। अब इसके करेक्टिव मेजर्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल लॉर्डोसिस डज नॉट रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट अनलेस इट्स सीवियर केस, मतलब सीवियर केस होता है तभी आपको मेडिकल रिक्वायरमेंट की जो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली ठीक कर सकते हो। टीन्स में रिक्वायर यूज ऑफ ब्रेसेस इवन सर्जरी, मतलब जो हमारे टीनेजर बच्चे रहते हैं उनकी सर्जरी भी रिक्वायरमेंट होती है। लार्जरली वेट लॉस टू हेल्प पोस्चर एंड डेली फिजिकल थेरेपी टू स्ट्रेंथन मसल्स एंड रेंज ऑफ मोशन प्रूव क्वाइट हेल्पफुल, ठीक है। आपका क्या मसल्स वगैरह अगर आप
अच्छे से काम वगैरह करोगे तो आपकी ये चीज ठीक हो सकती है। आप एक्सरसाइज करोगे टू डेवलप स्ट्रेंथ ऑफ पेल्विक रीजन, लाइक सिटअप्स वगैरह करोगे, सिटिंग अगेंस्ट द वॉल, पुशिंग, जैसे आप अगर दीवार से टिक के बैठ जाते हो तो आपकी ये सीधी होने का ठीक हो सकता है। पुशिंग द ट्रंक बैकवर्ड, लाइंग ऑन द बैक एंड रेजिंग अपर एक्सट्रीम लेग्स एंड टुगेदर विल हैव सिग्निफिकेंट बेनिफिट। योगा के कौन कौन से कर, धनुरासन, हलसान, हलसान, क्या लिखा हुआ है, हलासना, हलासना विल बी हेल्पफुल। ये दो आसन, धनुरासन और हलासना, आपके हो सकते हैं। तो आपने एक फ्लैट फुट पढ़ लिया है, ठीक है, नॉक नीज पढ़ चुके हो आप लोग, काइफोसिस पढ़ लिया है आपने, एंड इसके साथ साथ आपने लॉर्डियोसिस भी पढ़ लिया है, एंड एक आपका राउंडेड शोल्डर तो आपने ये पढ़ लिया है। अब ये आपका क्या, स्कोलियोसिस। क्या है स्कोलियोसिस? स्कोलियोसिस में क्या होता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है थोड़ा ऐसे नागिन बनी हुई होती है, ठीक है, एस बना हुआ रहता है। एस अगर आपका बना हुआ है तो आप एस से याद भी रख सकते हो, स्कोलियोसिस। क्या है स्कोलियोसिस? इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ माइल्ड स्कोलियोसिस नो ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। इसमें ट्रीटमेंट जरूरी रहता है। सम चिल्ड्रन में नीड टू बियर अ ब्रेस टू स्टॉप अ कवर कर्व फ्रॉम वर्सनिंग। मतलब आपको क्या बोले, एक स्टेप ब्रेस करना पड़ता है जिससे आपका क्या हो जाता है कि पोस्चर ठीक हो जाता है। अदर में नीड सर्जरी टू कीप द प्रॉब्लम फ्रॉम वर्सनिंग एंड स्ट्रेटनिंग द स्पाइन। एक्सरसाइज लाइक हैंगिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बार्स एंड स्विंगिंग शुड बी डन ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सी शेप्ड कर्व। एरोबिक एक्टिविटीज वगैरह, त्रिकोण आसन, अधोमुख आसन भी आप कर सकते हो, जिनको आप ये ठीक कर सकते हो। अब हम वो लेग्स की बात करें, कुछ किसी के लेग्स ऐसे होते हैं तो किसी के लेग्स ऐसे होते हैं ना, किसी के लेग्स ऐसे होते हैं तो आपने देखा होगा ये ऐसी टांगे रहती हैं जिनकी, ठीक है। तो इसको आप ठीक कैसे कर सकते हो, यूज ऑफ ब्रेसेस, मॉडिफाइड शूज कैन बी अलोंग विद सफिशिएंट इंटेक ऑफ बैलेंस डाइट कैन prove to be help walking on the inner edge of the feet may also helpful। आपको जो inner edge मतलब आपके जो इन फीट्स पे आप चलते हो, अगर आप ऐसे चलोगे तो इनको आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स, अब हमारा एक, तो अगर हम वुमेन की बात करें, वो आजकल वुमेन क्या है, वुमेन धीरे टाइम रहते रहते जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, वुमेन भी क्या कर रहे हैं, मेंस के साथ कम्पीट कर रही है ना। और ऐसी कोई भी फील्ड है जिसमें वुमेन्स क्या है हमारा पार्टिसिपेट नहीं कर रही है एंड वो जीत कर भी आ रही है ना। तो इधर वुमेन क्या है, वुमेन हमारे इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वुमेन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स में आपको लर्न करना है, आपको मैं आपको नोट्स में लिख के दे दूंगा, आप लोग इसलिए क्या कर सकते हो, इनको रीड कर सकते हो। और अगर आपको ये नोट्स, ये पीडीएफ चाहिए जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। एक बार आप इसको पूरा रीड कर लेना और आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आप इजीली पढ़ सकते हो। इसमें ज्यादा टेक्निकल वो चीजें है नहीं, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल वगैरह, डायमेनोरिया, ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निकल चीज, इतनी टेक्निकल चीज एग्जाम में आती भी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने आपको पढ़ा दिया। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा आपका टेक्निकल चैप्टर था तो इसको आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। जो मैंने चीजें आपको बताई इंपॉर्टेंट चीजें, वो आपको लर्न करना जरूरी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई ऐसा पार्ट है जो मैंने अगर इधर नहीं समझाया और आपको समझने में डिफिकल्ट हो रही है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब दे दूंगा, है ना। आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से पसंद आई होगी, आपको मैंने जो चीज समझाई है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट वगैरह हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, किसी से भी रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इजीली कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, 24/7 मैं आपके लिए प्रेजेंट रहूंगा। आई होप ये वीडियो में आपको कोई डाउट नहीं है, अगर है तो हमें कमेंट वगैरह कर देना। व्हाट्सएप पे आप हमें क्या कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द bell icon for upcoming videos, and also join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So my name is Sharad Sahu and I am signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.